नमस्कार, मैं हूं नगमा। स्वागत है आपका हम लोग में। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। देश भर के लोग इसकी जद में हैं, यानी कि देश भर के लोगों पर इसका असर कई तरह से पड़ रहा है। खास तौर पर जो मिडिल क्लास है वो परेशान है, और ये सब तब हो रहा है जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बेहद कम हैं, यानी कि क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो कम है। लेकिन सरकार राहत देने के बजाय तरह तरह की दलीलें दे रही है कि वो क्यों नहीं पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर पा रही है, या वो क्यों नहीं सस्ते क्रूड का फायदा या मुनाफा आपको दे पा रही है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन 90 दिन पूरी कर चुका है और सरकार यहां भी किसी सार्थक हल की ओर बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। और इस बीच मजदूर नेता दिशा रवि की गिरफ्तारी और रिहाई के दरमियान उठते सवाल और प्रिया रमानी केस में अदालत के न्याय की उम्मीदों को पंख लगने की बातें, इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम विषय पर बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और शिवसेना की नेता उर्मिला मातोंडकर ने बड़ी संजीदगी से अपनी बातें लगातार रखी हैं। इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने लगातार ट्वीट्स किए हैं और हमारे साथ आज हम लोग में शामिल हैं उर्मिला मातोंडकर। उनसे खास बातचीत इन तमाम मुद्दों पर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है उर्मिला आपका। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि ट्विटर से के प्लेटफॉर्म से हटके आप टीवी पे भी आई और अब टीवी पर भी बात कर रही हैं, क्योंकि ट्विटर पे आजकल हमने देखा कि नेता ट्वीट करते हैं, ट्विटर पे फैसले बनते बिगड़ते, बातें, तमाम चीजें बस वहीं पे होती हैं और वहीं तक सिमट जाती हैं। एक बड़ा अच्छा ट्वीट था आपका पेट्रोल के ऊपर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90 पेट्रोल 100 में लगा धागा, सिलेंडर उछल कर भागा। तो हालत ये है कि पेट्रोल और डीजल के दामों की आपकी टिप्पणी, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि मजबूरी है, यूपीए के सरकार की जो उनका जो बैगेज मिला है उसकी वजह से वो लोगों को फायदा नहीं दे पा रहे हैं, और राज्य सरकारें इतना एक्साइज ड्यूटी लेती हैं, इसलिए लोग ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। नहीं, इस सब चीजों के पीछे की विडंबना यही है नगमा जी कि जो लोग बढ़ चढ़ के इन्हीं मसलों पर, इन्हीं मुद्दों पर आंदोलन कर चुके हैं, कई तरह की अभिनव कल्पनाएं उस वक्त उन्होंने यूज की है, जैसे कि साइकिल पे संसद जाना, फिर सिलेंडर लेके पहुंचना, अपने भाषणों पे बार बार जनता को पूछना कि आपको 35 रुपए का पेट्रोल नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमारी देश की जनता सब कुछ देख चुकी है। और इसके पहले कि हम आगे जाए, पहले तो आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में मैंने ये तक ट्वीट लिखा था कि क्या हमारे देश के कोई 3 टीवी चैनल्स या एंकर्स भी ऐसे हैं जो इन मुद्दों पर अगर बात या टिप्पणी भी करना चाहते हैं, या वो सिर्फ उन्हीं नेताओं के पीछे लगे रहेंगे जो आज घूम रहे हैं सत्ता के पीछे उन स्टेट्स में जहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो ये जो सबसे अहम मुद्दे हैं जो आम जनता के जिंदगियों से जुड़े हुए हैं, रोज बतौर की जिंदगी से, वो कौन उठाएगा। तो कमिंग बैक टू दिस पेट्रोल प्राइसेस और कई ऐसे मुद्दे, तो ये क्या है, हर एक मसले पर 70 साल के ऊपर अगर आप जवाब देते रहे तो मतलब मुझे लगता है कि उसमें का मतलब कोई निकलेगा नहीं। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अगर जैसे आपने कहा कि 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, तो सही बात है कि क्रूड ऑयल के एक बैरल के जो दाम थे अंतरराष्ट्रीय, वो $108 पर थे। आज वो आधे पे आ चुके हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमारे देश में आज भी डीजल और पेट्रोल जो है वो सेंचुरी लगाए जा रहा है। तो आदमी जब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं, जैसे हमने साहित्य में भी देखा है, हास्य स्वरूप में सामने आ जाता है। वो मेरी वो कविता, उसका एक वो था। और फिर उसके साथ हर एक चीज बढ़ती जाती है। गैस, आपने उज्ज्वला गैस के जरिए लोगों के घरों घरों तो गैस पहुंचाए, हम भी बहुत खुश हुए। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि देश की जनता को कहीं ना कहीं से राहत मिली। आज मैं ऐसे कितने ही प्रोग्राम्स देख चुकी हूँ जहां पे घरों में लोगों के गैस पहुंच चुका है, लेकिन क्या एक गरीब 800 रुपये का वाकई गैस सिलेंडर खरीदेगा? और अगर 800 रुपये का गैस सिलेंडर खरीदेगा तो क्या पत्थर पकाएगा? इन सवालों का जवाब कौन देगा? और अगर इन सवालों के जवाब पूछे जाते हैं तो फिर जो जवाब मिलते हैं वो उससे भी ज्यादा, मतलब क्या कहा जाए उनको। कोई मिनिस्टर कहता है कि जाड़ों में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। ओके, कोई मिनिस्टर कहती है, जिन्होंने 2013 में इन मुद्दों पर सरकार को घेरा था, वो कहती है कि ये सारी चीजें केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, वो ऑयल कंपनियां डिसाइड करेंगी
कि वो कितने दामों में बिके जाएंगे। तो इन सब की जिम्मेदारियां फिर लेगा कौन आखिर, और इन सब के ऊपर की जवाब जनता को मिलेंगे कब आखिर। इसके बावजूद इसके बाद में क्या होता है, सारी चीजें जुड़ी हुई है, ये तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो आज जो पेट्रोल दामों की कीमत है उसके वजह से सारी महंगाई कल को सब्जी तरकारी तक महंगी हो जाएगी। ऑलरेडी रेल के टिकट बढ़ चुके हैं, कहीं पे दुगने कहीं पे तिगुने हो चुके हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब तो पूछे जाएंगे और उन्हीं से पूछे जाएंगे। उर्मिला, ये सवाल जो उठाए जा रहे हैं, नेता भी इन सवालों को ज्यादा उठाते नहीं है। आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी जिम्मेदार है? कितने नेता गंभीरता से बात करते हैं इसके ऊपर? जब आप देखें तो कम्युनल डिवाइड, एक गंभीर बात जो है उसके ऊपर विपक्ष क्यों नहीं इस बात को जोर शोर से उठाता है? मैं विपक्ष सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, मैं कांग्रेस की भी बात कर रही हूं। अगर आप महंगाई पर रहें, क्योंकि देखिए कांग्रेस पर भी चुनाव आता है, बार बार आरोप लगे कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व करने लग जाते हैं, आप मंदिरों की बात करने लग जाते हैं, आप चंदा कलेक्ट कर लेते हैं मंदिर निर्माण के लिए। महंगाई, बेरोजगारी जो इतनी बड़ी समस्या है उसको क्यों नहीं उठाते? वो जनता के मुद्दे हैं। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष ये तमाम मुद्दे नहीं उठा रहा है। बल्कि नगमा जी, मैं तो ऐसा भी स्टेटमेंट करना चाहूंगी कि कहीं से कहीं ना कहीं विपक्षहीन सरकार बनाने की कोशिश या एक दृश्य बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इस वक्त में सबका ध्यान यहां पर आकर्षित करना चाहती हूं कि विपक्ष आज जनता बन चुकी है। उसके बारे में आप सबका क्या ख्याल है? आज जनता ये सवाल उठा रही है, वो जानना चाह रही है, क्योंकि जनता सिर्फ ट्विटर पे बैठे हुए लोग नहीं होते। जैसे कि मैंने 1 महीने पहले ये जो सेंचुरी वाला माहौल पैदा हुआ है पेट्रोल और डीजल का, इससे पहले 1 महीने भी जब मैंने पेट्रोल के ऊपर एक ट्वीट किया था तो जल्दी में मेरा पेट्रोल में PATROL हुआ था, PETROL पे। तो भैया IT सेल ने तो उसके ऊपर भी दिवाली मना ली मेरे नाम पे। और फिर मेरे पेट्रोल के मिस्टेक, अगर मेरी पेट्रोल के मिस्टेक की वजह से देश के जनता को राहत मिली तो मुझे मंजूर है। और मैं समझती हूँ कि वो IT ट्रोल को भी मैं माफ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि उनके जरिए कुछ युवक युवतियों को तो रोजगार मिल रहा है, क्योंकि बाकी देश में तो हाहाकार मचा हुआ है। मुझे लगता है 19-20 लाख जॉब्स की वायदे किए गए थे जब बिहार में भी इलेक्शन आए थे। अभी भी आज भी मैंने सुना है कुछ और स्टेट्स में बड़े बड़े नेताओं ने, काफी बड़े नेताओं ने जॉब्स के वायदे किए हुए हैं। तो क्या ये सारे वायदे सिर्फ सत्ता तक ही सीमित रहेंगे? तो ये सवालों के जवाब आपका सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा है। समस्या तब आ जाती है उर्मिला जी, समस्या तब आती है क्योंकि इनको क्या लगता है, आपके लिए जनता विपक्ष है, सही बात है, जनता सवाल पूछ रही है। जब चुनाव आते हैं, अभी फिर बंगाल में चुनाव है, अभी फिर असम में चुनाव है, पुडुचेरी में सरकार बनाने की बात है, बट नेता कह रहे हैं, गृहमंत्री कह रहे हैं सरकार बीजेपी बनाएगी। तो जब सरकार बनाने की बात होती है, वापस बीजेपी को वोट अगर मिलता है तो उनको लगता है कि हमने जो भी फैसले लिए हैं वो सही था, इसलिए हमें जनता चुन रही है। तो फिर वो सारे सवाल जो उठे उनके ऊपर पानी फिर जाता है कि देखिए हमें तो जनता का विश्वास हासिल है। नहीं, जनता चुन रही है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जनता चुन ही रही है। ऐसा भी है कि जैसे महाराष्ट्र में कई छोटे बड़े जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें जनता ने नहीं चुना है, उसमें जनता देख चुकी है कि क्या वायदे किए गए हैं और क्या सच्चाई है। इसके बीच का एक जो बहुत बड़ी खाई है वो जनता देख चुकी है। और दुख की बात तो यही है नगमा जी कि, और ये जो मैं आज बोल रही हूँ वो मैं एक देश के नागरिक के तौर पे सबसे पहले बोल रही हूँ, क्योंकि अभी भी मैं पूरी तरह से अपने आप को पॉलिटिशियन के रूप में नहीं देख पाती हूँ, और मेरे लिए राजनीति ही समाज नीति से जुड़ी हुई है, मैं हमेशा कहती आ रही हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि जब आपको जनता ने, देश की जनता ने भूतो न भविष्यति जिसे कहते हैं, इतना प्यार दिया, और प्यार से भी ज्यादा बड़ी चीज अपना विश्वास दिया, तो आप उस विश्वास के साथ क्या कर रहे हैं? हर एक बात जब उस विश्वास पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है तब आप इसको धर्म संकट है ये मतलब उसमें भी धर्म पहले तो ला रहे हो आप, और फिर धर्म संकट है नहीं कह सकते, ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से है नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं से तो जनता को राहत मिलनी पड़ेगी कि जो जनता ने आपके ऊपर इतना बड़ा बहुमत दिया है, आपको सब ऊपर से नीचे आपके अंडर है, तो आप कैसे, और आप अगर ये आज रेलवे के भी अगर रेट्स बढ़े हुए हैं तो उसके ऊपर की भी टिप्पणियां बड़ी विचित्र है कि नहीं, ताकि लोग बकवास के वो क्या कहते हैं ट्रैवल ना करे, इसके लिए ये। सो
क्या वो लोगों के ट्रैवल महत्वपूर्ण है या नहीं है, क्या ये भी वही बताएंगे? तो हाँ। ये जो बहुमत के पीछे की जिम्मेदारी है वो उठाने का वक्त आ चुका है, और वो उठाया जब तक नहीं जाएगा उसके ऊपर सवाल किए जाएंगे कि क्यों ये सारी चीजें, इनके जवाब कौन देगा, इनमें से कौन से मंत्री देंगे, कौन से नेता देंगे? क्योंकि यही नेता जब बार बार भाषणों में चिल्ला चिल्ला के यही बातें बता रहे थे तो लोगों ने विश्वास तो किया है ना। इस बातचीत को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोकना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उर्मिला मातोंडकर, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद तमाम मुद्दों पर हम ये बातचीत जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने आज अपनी 74वीं मन की बात की, और उसके पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि उम्मीद है कि वो नौकरियों की बात करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी भी इतनी ज़्यादा है, खास करके कोविड के बाद हम सब ने देखा कि कितनी नौकरियां गई हैं। हमने एक स्टोरी भी एनडीटीवी में की थी जिसमें उसको आपने रीट्वीट भी किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में चपरासी के 62 पदों के लिए 3000 पीएचडी धारकों, ग्रेजुएट और 28,000 से अधिक पोस्ट ग्रेजुएट ने आवेदन किया। तो ये है सच्चाई बेरोजगारी की इस समय पे। आज जब मन की बात भी हुई तो आपको कुछ मायूसी हुई कि कहीं कोई बेरोजगारी की बात नहीं? मुझे सबसे बड़ी चिंताजनक बात उन नौजवानों के लिए लगी, उनके माँ बाप के लिए लगी। आत्मनिर्भर भारत कितना सुंदर लगता है सुनने में, पर क्या ये आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक जुमला बन के तो नहीं रह जाएगा? इसकी चिंता एक आम नागरिक के तौर पर सबसे ज्यादा मुझे लगती है, क्योंकि वो माँ बाप जो बरसों तक अपनी सारी कमाई उन बच्चों पर डालते हैं ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके, आज उनके बच्चे ग्रेजुएट से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन करके सारी ये अलग अलग तरह की जो भी है डिग्रीज हासिल करके खड़े हुए हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए भी तो सरकार की कुछ तो जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें कुछ तो मदद का हाथ आगे किया जा सके। तो यहाँ पर क्या है कि एक दिन में चित्र बदलेगा ऐसा तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट बार बार एक से ज्यादा एक बहुमत से जब आप ही को चुनाया जाता है तो आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है। और आपने सही कहा, ये तो ट्वीट आज मैंने भी सुबह किया था कि कहीं ना कहीं अगर जॉब की बात और किसानों की बात इन सारे मुद्दों पर नहीं आती है तो ये किस तरह की मन की बात बनकर रह जाती है। ये सवालों के जवाब मैं और देश की जनता जानना चाहती है। और मेरी सबसे बड़ी चिंता उन बेरोजगार नौजवानों के लिए है जिनके मन में कितना डिप्रेशन आज हो रहा होगा, और उनको माँ बाप उनको क्या जवाब देते होंगे कि आगे जाके उनको क्या करना चाहिए, उनकी कहाँ पर गलती हुई है। मैं चाहती हूँ कि देश के लोग और नौजवान ज्यादातर जो है वो समझे हमारे देश की राजनीति को, देश के बदलते हुए चित्र को, और उसमें अपना ध्यान रखे, ना कि ये कि उससे आंखें फिराए और फिर जो मुद्दों पर हमारे ध्यान बार बार लेके जाए जाते हैं। जैसे मैं आज ये भी पूछना चाह रही थी कि ये सारी जगहें जहां पर होने वाले हैं चुनाव, क्या इन जगहों पे ये सारे स्वास्थ्य, बेरोजगारी है, आपके ये सारे जो पेट्रोल डीजल के दाम है, बढ़ती हुई महंगाई, क्या ये सारे मुद्दे नहीं हैं? सिर्फ एक जगहों पे मैंने देखा कि देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा गया है। ये देव बनाम वो देवी, कहीं पे ये बनाम वो, मतलब क्या हम एक देश के तौर पे सिर्फ ये बनकर रह जाने वाले हैं? और सबसे पहले जो मैं हाथ जोड़ के बार बार मीडिया से पूछना चाहती हूँ, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, या सिर्फ वही नेताओं के पीछे दौड़ना और उनके भाषण दिन भर दिखाना कि वो बार बार जो वही चीजें लोगों तक पहुंचाते हैं, जो उनको बेचने की कोशिश करते हैं, ये सारे सपने, तो वही बस लोगों तक पहुंचाते रहेंगे वो लोग। तो इसीलिए आपका सबका एक बार और शुक्रिया कि बहुत कम ऐसे चैनल्स है और ऐसे एंकर्स है जो ये मुद्दे बार बार उठा रहे हैं और लोगों के सामने एक्चुअली जाकर उनको पेश किए जाते हैं। आपने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया था इस बेरोजगारी की हालत पे, बहुत ही पुराना गाना, जिस तुमसे कुछ और जो मांगू तो गुनहगार हूं मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं। जी, क्योंकि मुझे लगता है ये जो लेबलिंग शुरू हुई है, पहले तो अपने देश के लिए प्रेम, ये देश में उस वक्त की सरकार, फिर वो जो भी कोई हो, उसके लिए प्रेम कैसे हो सकता है? ये दो अपने आप में इंडिपेंडेंटली अलग चीजें हैं, उनके अपने अपने अस्तित्व है। तो अगर आप और मैं किसी भी पक्ष या विचारधारा के खिलाफ या नहीं हूं, मैं सिर्फ देश की जनता के साथ हूं और उनके
लिए बोल रही हूँ। तो खिलाफ की बात बाजू में रखते हैं, वो नेगेटिविटी की बातें बाजू में रखते हैं और किसके साथ खड़े हैं उनकी बातें करते हैं। क्यों हमेशा जो लोग सवाल उठाते हैं उनके सर पर लेबल लगाए जाते हैं, कोई देशद्रोही है, कोई खालिस्तानी है, कोई ये सारे, ये मतलब सवाल, ये क्या लेबल हो सकते हैं? एक तो अगर अभी ये आप हाल में जैसे दिशा रवि का मामला हुआ, अब जमानत मिली, लेकिन जी उनके खिलाफ प्रधानमंत्री ने खैर आज वो लाल किला वाली बात अपने मन की बात में दोहराई, लेकिन दिशा रवि हो या कोई, देखा जा रहा है कि जो भी कहीं किसी तरह की आलोचना कर रहा है उसके पर कहीं ना कहीं देर सवेर कोई ना कोई मामला, कभी सेडिशन का, कभी कोई चार्जेस। तो क्या एक डर, आपको लगता है कि एक डर का माहौल बन गया है? बल्कि बॉलीवुड जो है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है, वो भी इससे अब अछूती नहीं है। हमेशा अलग अलग विचारधाराओं के लोग वहां भी रहे होंगे, पर जिस तरह का बंटवारा या ट्विटर पे जिस तरह की गाली गलौज, दो कैंप्स, आप समझ जाते हैं कि कौन किस कैंप का है और कौन क्या बोलेगा, वो दिख रहा है। वो अनहोनी पहले ऐसा नहीं देखा गया। हाँ, पहले ट्विटर भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं थी, तो ये बहुत ज्यादा बंटवारा वहां भी दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे लगता है ये बंटवारा बॉलीवुड में है, ये बात मैं पूरी तरह से मानती हूँ, लेकिन ये बंटवारा पूरी देश में है। या तो ऐसा दिखाने का, ऐसा चित्र अब हमारे सामने रखने की बार बार कोशिश की जाती है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या ये वाकई भारत की जनता बोल रही है, या ये आईटी ट्रोल्स या ये आईटी सेल्स जो बनाए गए हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चीजें बनाई और बेची जाती है, वो लोग ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाए जाते हैं? क्योंकि क्या आप वाकई ये सोचती है कि आपकी विचारधारा चाहे जो भी हो, तो उस विचारधारा के चलते आप 100 रुपए पेट्रोल और डीजल और 800 रुपए वाली गैस से आप खुश हैं? मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये देश की जनता से पूछ रही हूँ। मैं समझना चाहती हूँ कि क्या आप खुश है कि आपका बेटा या बेटी, शायद नहीं, लेकिन किसी का बेटा या बेटी, या इतने सारे बेरोजगार जो रस्तों में डेस्परेशन के तौर पे घूम रहे हैं, और वो इसी तरह अगर क्या ये चलता रहा तो ये हमारा देश और ये आत्मनिर्भरता का जो नारा है, उज्ज्वला जैसी कई स्कीम्स जो लाई गई है, जो आधे, मतलब ये गरीबी का मजाक नहीं है कि आपने उनको गैस सिलेंडर क्या मेडल की तरह दीवारों पर चिपकाने के लिए दिए थे, वो उसके अंदर 800 रुपए की गैस अब बनाते हैं। तो उस स्कीम का और उस गरीबी का मतलब आप मजाक बना रहे हो, ऐसा बोला तो क्या गलत होगा? तो ये सारे सवाल हमें सोचने पड़ेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि इसमें दरअसल बात ये है, ये धर्म वो धर्म, ये जाति वो जाति, ये वो, ये विचारधारा वो, जी सब बाद में आता है। इसमें गरीबी और जो गरीब नहीं है वो बहुत ही गिने चुने लोग, यही दो सिर्फ जो है, ये दो क्लास है और यही एक ही बंटवारा है। और ये हमें आज समझना पड़ेगा, और हम में से हर किसी को जो आवाज उठा सकता है, बोल सकता है, वो लोगों तक वो पहुंचाना पड़ेगा कि ये गरीबी, यही एक सबसे बड़ी चीज है जो आज अनफॉर्चुनेटली बढ़ चढ़ के बोल रही है। और यही दो बस मसले हैं और यही एक सच्चाई है और यही बंटवारा है कि बहुत ज्यादा लोग गरीब है, वो चाहे जिस भी जाति, समाज और प्रदेश के हो और भाषा के हो, और बस बहुत कम लोग जो है वो नहीं है। तो शायद इस वक्त उसके ऊपर टिप्पणी करना जरूरत नहीं समझते। लेकिन मैं आज, मेरे घर तक ये चीज नहीं पहुंची है, ये बात नहीं है, हर किसी तक ये चीजें पहुंचेंगी। ये एक खौफ का, डर का माहौल जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति, आज अगर मैं भी बोल रही हूं तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये सोचना पड़ता है। मेरे माँ बाप हमेशा कहते हैं कि तुम इतना बोलती हो, ये वो, लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी को तो इसके लिए खड़ा रहना पड़ेगा। क्यों ऐसा है कि 100 दिन से किसान भाई जो लोग हैं, कितने लोग वहां पर भी शहीद हुए हैं, इसके इंतजार में कि कभी ना कभी उनकी आवाजें सुनी जाएंगी और कहीं ना कहीं कुछ इसके ऊपर होगा। क्या वो दिख नहीं रहा है? क्या वो इस देश की जनता नहीं है? अगर एक बंदा जो है कहीं ना कहीं से आता है और एक एज ए जर्नलिस्ट सिर्फ कहीं पे पहुंचता है क्योंकि वो किसी मसले को रिपोर्ट करना चाहता है, आप इतने बड़े लॉज उनके अगेंस्ट लगाकर उनको बिठाते हो जेल में। उसके ऊपर आज अगर ये लड़की को 21 बरस की छोड़ा गया है, तो वो उन दिनों का क्या जो उसने बिना किसी वजह उस जेल के इसके पीछे, सलाखों के पीछे काटे हैं? ये सारे सवाल तो फिर भी अनआंसर्ड ही रहते हैं। इस बातचीत को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोकना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उर्मिला मातोंडकर, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद तमाम मुद्दों पर हम ये बातचीत जारी रखेंगे। आपने सही मुद्दे उठाए कि ये गरीबी इस समय सबसे बड़ा
सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी समस्या है और इस पर सवाल उठने चाहिए। और दो क्लास है, एक गरीब है और वो चंद लोग जो गरीब नहीं हैं। पर अफसोस है कि ये मुद्दा अक्सर उठता नहीं ना, ये मुद्दा बन रहा है। ये चुनाव में कुछ शोर शराबा सुनाई देता है, लेकिन दरअसल जो विभाजन है सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो वही दिखता है शायद जो कि समाज में है। समाज में चूंकि वो दरारें हैं इसलिए वो सोशल मीडिया पे भी नजर आती हैं। अब अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो मान लीजिए कि बीजेपी की तरफ से इस तरह की बंटवारे की बातें हो रही हैं, पर हम ये देख रहे हैं कि और भी सरकारें इसमें कूद रही हैं। अब महाराष्ट्र में बॉलीवुड को अगर आप देखें तो अगर ट्विटर पे लेके सवाल ये उठता है कि फला फला एक्टर ने इस समय ट्वीट क्यों नहीं किया जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और उन्होंने पहले क्यों ट्वीट किया था, तो ये मोहरे बन रहे हैं लोग, या ये किस तरह की सब का सवाल है, या ये किस तरह की राजनीति है, कौन क्या ट्वीट कर रहा है या क्या ट्वीट नहीं कर रहा है, क्या इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे तो लगता है इसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर भी अगर कायदे बने, जो मैंने 2 दिन पहले पढ़ा और सुना कि होने वाले हैं, तो क्या वो कायदे भी जो लोग टीवी चैनल्स पे नहीं बट डिजिटल मीडिया में लेकर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे हैं और बहुत ही डेयरिंग से और करेजियसली कर रहे हैं, क्यों क्या इन सब के ऊपर एक तरह का रिस्ट्रिक्शन लाने के लिए तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? इसका भी सोचना जरूरी है। और जहां तक बात आती है सेलिब्रिटीज की, तो मैं जरूर कहूंगी कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने जो भी ट्वीट वो करते हैं या तो नहीं करनी चाहिए अगर उन्हें पूरी जानकारी ना हो, और अगर वो ट्वीट्स किए हो तो फिर उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर, देखिए नगमा जी, मैं नहीं कहती कि आप, मैं कह रही हूं वही सच्चाई और आप, मैं जो सोच रही हूँ, मेरे जैसे लोग जो सोचते हैं उन्हीं के साथ खड़े रहिए, लेकिन फिर आप इतनी हिम्मत रखिए कि आप कहिए कि जी हाँ मैंने वो ट्वीट किया, ये मेरे ख्याल हैं और मैं उस पर अड़ी रहूंगी। मुझे लगता है कि अगर 100 रुपये पेट्रोल से मेरे देश के गवर्नमेंट के लिए फायदा हो रहा है तो फिर आप कहिए वो बात, लेकिन किसी और ने कही हुई बातें अगर आप दोहरा रहे हैं तो ये बहुत शर्म की और दुख की बात है, क्योंकि उन लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है जिन्होंने पहले दम पे आपको वहां पर पहुंचाया है, भले ही वो कोई क्रीड़ा जगत से जुड़े हुए लोग हो, भले ही वो कोई बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हो। मैं तो बल्कि कहती हूँ हमेशा कि बहुत कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जो आवाजें नहीं उठाते, उनकी आवाज अगर उठती है तो उनकी आवाजों से देश के बहुत सारी जो पॉलिसीज है उन पर भी दबाव आ सकता है, लेकिन वो मशरूफ है दूसरी तरफ देखते हुए, और फिर जहां जहां उनको जमता है तब तक देश के जो ये सारी पॉलिसीज है उनके लिए तालियां बजाते हुए। तो अगर उनको वो लगता है, तो मुझे सिर्फ ये है कि दोगलापन मत कीजिए। अगर आपको लगता है जेन्युइनली कि ये बातों से, जैसे कई ऐसे अनगिनत लोग भी है जो इनके लिए अनअनाउंस्ड एक प्रवक्ता के तौर पे बात करते हैं, मतलब है कुछ और करते कुछ और है। कोई योगा गुरु है तो वो कहते हैं कि भैया जो जिनके वो भी इंटरव्यूज आते हैं कि आपको 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए या 70 रुपए का, आज वो कह रहे हैं कि आप अगर 100 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे हैं तो वो भी आप देश के लिए वो कर रहे हो। आप क्या हो, मतलब आप क्या बात कर रहे हो? आप देश के लिए किसी तरह की मेडिसिन कह रहे हो कि वो WHO से जारी की गई है, जो अभी आपके केंद्रीय मंत्री जो हैं वो क्यों नहीं इस सब के बीच में बात करते हैं? क्यों नहीं इन ऐसे लोगों के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं बड़े चैनल्स पे उनको बुला करके, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं लोगों के स्वास्थ्य के साथ? तो ये सारी चीजें, कोई एक टीवी का इतना बड़ा एंकर जिसको इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है कि वो जैसे देश प्रेमी नंबर 1 2 3 वही है, कि जो इतने बड़े देश की क्या कहते हैं समस्या को लेकर, एक बड़ी सिक्योरिटी के इशू को लेकर इतनी बड़ी चीजें बोल देता है और किसी की पलक भी नहीं झपकती। और उसको जब सिर्फ इंक्वायरी के लिए उठाया गया तो देश के 5 बड़े मंत्रियों ने उस वक्त निकाला कि देश के अभिव्यक्ति की आजादी के साथ क्या हो रहा है। मुझे तो ये सब एक बहुत ही बड़ी विडंबना लगती है। तो ये लोकतंत्र कम विडंबना तंत्र ज्यादा तो नहीं हो रहा है? इसके लिए हम सबको सवाल उठाने पड़ेंगे जो उठा सकते हैं, आवाज उठानी पड़ेगी जो उठा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये विडंबना तंत्र है। पर वही मैं सवाल आपसे पूछ रही थी कि यही चीज फिर पलट के हो रही है कि अगर मान लीजिए जैसे अक्षय कुमार हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने अगर देश की एकता या एकजुटता के लिए ट्वीट किया, तो अब अगर पेट्रोल और डीजल महंगे और उन्होंने ट्वीट नहीं किया तो उसके ऊपर क्या जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या दबाव में ट्वीट किया था? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फिर क्या होता है? और
या तो आप ये कह रही हैं कि शायद उन्हें ये खुलकर कहना चाहिए कि हाँ मेरी ये विचारधारा है, मैं इस पार्टी के लिए ट्वीट कर रहा हूं और अब मैं ये ट्वीट नहीं करूंगा। नहीं, या तो ये तो उन्हें, जो भी सेलिब्रिटी हो, उन्हें खुलकर बाहर आके फिर अपनी स्टैंड लेनी चाहिए कि भैया ये मुझे लगता है। लेकिन सच कहूं तो नगमा जी, मुझे लगता है आज इससे बहुत आगे जाकर देश के सामने समस्याएं हैं, और उसके लिए इन सबको पूछने से पहले सारे मंत्रियों को उनके आवाजें देनी पड़ेंगी। क्यों ऐसा है कि इतना वो जो शोले फिल्म का डायलॉग है, माफ कीजिए, फिल्मों से वो कभी कभी डायलॉग तो देने पड़ेंगे। और मुझे तो वाकई ऐसे लगता है देश में जो हमारे है इतना ज्यादा, देश की राजनीति में जो है इतनी ज्यादा फिल्मगिरी आ गई है कि फिल्में पीछे पड़ जाए। इसके ऊपर भी मैंने लिखा था कि रियल लाइफ से भी ज्यादा रियल लाइफ भयानक और कठोर होती नजर आ रही है। तो जो वो डायलॉग था शोले फिल्म का, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ उन सारे मंत्रियों से जिन्होंने बढ़ चढ़ के आंदोलन किए थे, जिन्होंने बढ़ चढ़ के आवाजें उठाई थी, जिन्होंने इवन कुछों ने तो लड़कियों की निर्भया केस के दौरान हो, उसके पहले आगे पीछे हो, कितनी आवाजें उठाई थी। और अच्छा किया था क्योंकि उस वक्त शायद उस वक्त की सरकार के लिए लोगों के, लेकिन आज इतना सन्नाटा उन सबका क्यों है जब इतनी भयानक घटनाएं, इवन जहां पे विमेन सेफ्टी के सवाल है, उसके ऊपर मतलब अमानवीय, मतलब मेरे तो वर्ड्स ही कम पड़ जाते हैं। ऐसी सारी घटनाएं जब घट रही हैं, उस पे चुप्पी है, इस पे चुप्पी है। तो मुझे लगता है सेलिब्रिटीज को तो पूछना चाहिए, लेकिन इसके पहले आपको नहीं लगता वो लोग जिन्होंने इतना प्यार, इतना सम्मान और विश्वास दिया इन लोगों को और नेताओं को, कि आज उनको ऐसे पद पे पहुंचाया है, कि क्या उनको वाकई ऐसे लगता है कि उस पद से उन्हें दिखाई नहीं दे रही है कि जनता कहीं नीचे और पीछे छूट गई है? बिल्कुल, जनता पीछे छूटती जा रही है और ये सवाल पूछना जरूरी है कि इन तमाम अहम मुद्दों पर इतना सन्नाटा क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उर्मिला मातोंडकर इन सवालों को उठाने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। को सुनवाते हैं कि इस मुद्दे पर क्या कहना है सरकार का और क्या कह रही है विपक्ष। But it is a matter of fact that both the center and the states will have to talk. It's no good if just, moral high ground is gained by the center by saying, right, I bring down the excise to zero, I'm not taking anything from you, go about buying your petrol and diesel. I can do that if I have a certain guarantee that my revenue foregone will not be an opportunity for somebody else or anybody else to get into the space and say, I will gain that. 2014 से अब तक मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर, आपको मालूम नहीं होगा, 21,50,000 रुपए कमाए। मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ गया वो पैसा जिसका हक है, जो दिन रात इस देश के लिए काम करता है, जो अपने पसीने से, अपने खून से इस देश को सींचता है, उसको क्यों नहीं मिला है ये पैसा? नौजवान को क्यों नहीं मिला? रोजगार क्यों नहीं दिया?